बात हो रही है कि जी आईएमएफ के साथ नए सिरे से जो नई हुकूमत होगी नए मैंडेट के साथ वो नया एग्रीमेंट करना चाहती है, लेकिन अभी तक तो हम जो पिछली किस्त है वही नहीं अप्रूव करवा सके। तमाम तर इकदाम कर लिए, मुल्क में इस वक्त बदतरीन महंगाई का सामना है आवाम को, लेकिन इसके बावजूद आईएमएफ को हम नहीं मना पाए। जी सही बात है, आईएमएफ को नहीं मना पाए। इसका आई थिंक यही मतलब है कि तमाम जो भी कंडीशंस थी वो नहीं मीट हुई थी, काफ़ी हद तक हो गई थी। और आई थिंक गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी या ये समझ रही थी कि अगर वो 80 या 85 या 90% भी इक़दाम पूरे कर ले तो प्रोग्राम शायद हो जाए बहाल, बाकियों में वेवर मिल जाएगा, क्योंकि माजी में तो ऐसे होता आया था। लेकिन इस दफ़ा सीन थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि मुख्तलिफ वजहें थी। लेकिन नहीं, ये प्रोग्राम तो अब काफ़ी क्लियर हो गया कि डेड है बिल्कुल, और अब अगली हुकूमत आएगी वही अपना एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट। क्या क्या यकीन दहानियां आईएमएफ को मतलूब है जो कि हम अब तक नहीं करवा पा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात जुनेद तो थी कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, आईएमएफ खुद कैलकुलेट करता है, प्रोजेक्ट करता है कि एक मुल्क की हर साल अगले 3 सालों के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या है। उसके तहत उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बाकायदा। या करंट अकाउंट डेफिसिट आपका इतना है, आपकी एमोटाइजेशन कॉस्ट इतनी है, आपकी इस तरह करके वो पूरा एक बिल्डअप बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि आपको इस साल में 25 अरब डॉलर्स कहीं ना कहीं से अरेंज करने होंगे, और उसका फिर आप हमें प्लान दिखाएं। उस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान में पाकिस्तान के पास एक कोई 3 अरब डॉलर का गैप था जो वो नहीं अरेंज कर पा रहे थे। कमिटमेंट्स मिल गई थी सऊदी अरब से और यूएई से, और माजी में तो ये होता था कि जब कमिटमेंट मिल जाए तो आईएमएफ उसी कमिटमेंट की मुताबिक की बुनियाद पे प्रोग्राम अप्रूव कर देता था। लेकिन इस दफ़ा सख्ती की जा रही थी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि 2 या 3 दफ़ा पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स दे के तोड़ दिए थे, अपने वादे तोड़ दिए थे उनसे। तो अब वो कह रहे थे कि भाई अब सब कुछ आप पहले करके दिखाएं, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। और वो फिर ये एक चीज़ थी जो पहले उनसे करके नहीं दिखाई गई कि भाई 3 अरब डॉलर जो आपका फाइनेंसिंग गैप है ये आप पूरा करें। इसके अलावा शायद और भी चीज़ें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक ये थी। बिल्कुल ठीक है। सुलैनी साहब, आपके ख्याल में आईएमएफ के बगैर हम बजट दे पाएंगे? और जिस रिलीफ की बात की जा रही है, चैलेंज तो माना जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन आवाम को देने के लिए कुछ है अगर आईएमएफ भी हाथ नहीं पकड़ाता? देखिए, आईएमएफ के बगैर बजट तो दिया जा सकता है, और वो बजट रिलीफ पर भी उसमें दिया जा सकता है। बड़ा खुशनुमा होगा, पॉपुलर बजट होगा, लेकिन वो एक रियलिस्टिक बजट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के गैप्स हैं वो इतने ज़्यादा होंगे कि शायद प्रैक्टिकली उस पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। और जो ही केयर टेकर सेटअप आएगा, अगर इस तरह का कोई बजट दिया जाता है तो मेरा ख्याल है कि फौरन एक मिनी बजट देना पड़ेगा उन गैप्स को पूरा करने के लिए। तो आईएमएफ के साथ अगर बजट देते हैं तो वो सियासी तौर पर बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए कि उस तरह का एक टफ बजट दे के जिसमें कि वो तमाम जो चीजें अभी तक मजीद बोझ डालना पड़ेगा आवाम पे। हाँ, तो वो एक इलेक्शन ईयर में वो पैलेटेबल नहीं होगा हुकूमत के लिए, और अगर आईएमएफ के बगैर देते हैं तो वो रियलिस्टिक बजट नहीं होगा। लेकिन ये जो आज डॉलर के अंदर देखी गई है कमी 25-30 रुपए की, इसको कहा जा रहा है कि जी ये सियासी इस्तेहकाम के बायस अब बेहतरी के असरात आना शुरू हो गए हैं, लेकिन मार्केट के अंदर तो डॉलर लेने जाएं वो मिल ही नहीं रहा, 310 के ऊपर भी। तो क्या वाकई में सियासी इस्तेहकाम का नतीजा है या फिर ये आर्टिफिशियली कुछ गेन की गई है? कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी स्टेट बैंक की तरफ से। अभी तक जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे ऑनलाइन जो पाकिस्तान से शॉपिंग की जा रही थी फॉरेन करेंसी में, बैंक्स को कहा जाता था कि वो ओपन मार्केट से डॉलर जो है वो अरेंज करें, उसी रेट पे वो कस्टमर को चार्ज करते थे और उसी रेट पे वो पेमेंट अपनी आगे भिजवाते थे, जिसकी वजह से कि मार्केट में जो डॉलर की डिमांड है उसमें इजाफा होता चला जा रहा था। कल ये स्टेट बैंक की तरफ से सर्कुलर आया कि विद इमीडिएट इफेक्ट अब वो इंटर बैंक रेट पे डॉलर परचेज करेंगे, बैंक ओपन मार्केट से नहीं करेंगे। और हमने देखा कि जो ही ये सर्कुलर आया उसके बाद बतदरीज करेंसी का जो ओपन मार्केट रेट था वो कम होना शुरू हुआ है। और आपकी बात दुरुस्त है कि आज जब मैंने रेट चेक करने के लिए अपनी टीम भेजी तो इस्लामाबाद में कहीं भी ओपन मार्केट 310-312 रुपए से नीचे डॉलर अवेलेबल ही नहीं था। तो ये यानी कि ये एक झूठी खबर थी जो कि मीडिया के ऊपर सर्कुलेट की गई है और उसको क्लेम भी किया गया है अपनी विक्ट्री। ठीक है, हो सकता है कि मिल भी रहा हो, कराची में कहीं तो मिल रहा हो, या पासपोर्ट पे बायोमेट्रिक्स पे आपको ये मिल रहा हो,
लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 310 पे आपको बगैर किसी शर्त के बहुत ज्यादा कदगन के बगैर आपको मिल रहा था। बाकी जो थे अक्सर स्टॉक यही कह रहे थे फॉरेन इंजीनियर कि डॉलर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, 433 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन कम हुई है, शॉर्टफॉल का सामना है एफबीआर को। एक माह के अंदर 1400 अरब रुपए कलेक्शन हो पाएगी आप, ये जो हदफ है? नहीं, आई डोंट थिंक एक माह में हो पाएगी, और आई डोंट थिंक कभी किसी को उम्मीद थी कि ये रेवेन्यू टारगेट इस सूरत हाल में जहाँ पे इकोनॉमी इतनी तेजी से स्लो डाउन कर रही है कि उसमें ये वाला रेवेन्यू टारगेट मीट हो सके, खास तौर पे जहाँ पे इंपोर्ट्स का गला दबाया हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर तो रेवेन्यू कलेक्शन होती है इंपोर्ट स्टेज पे, हमारी कस्टम्स ड्यूटीज़ या सेल्स टैक्सेस भी ज़्यादातर काफ़ी हद तक इंपोर्ट स्टेज पे ही कलेक्ट किए जाते हैं। अगर इंपोर्ट्स ही कम कर दिए हैं तो लाजिम सी बात थी कि उसके साथ साथ फिर रेवेन्यू कलेक्शन भी इम्पैक्ट होगी। अच्छा, ये जो खुर्रम साहब रशिया का तेल आना शुरू हो रहा है और हुकूमत का ये कहना है कि अभी तो पहली खेप पहुंचेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात या उसका जो रिलीफ है आवाम तक पहुंचेगा। क्या उससे जो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, क्योंकि पेमेंट्स तो बिलाखिर डॉलर में की जाती है, उसमें कितनी बेहतरी होगी इससे? ये कहना मुश्किल है। ये रशियन ऑयल जो आ रहा है इसकी कॉस्ट का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, ना इतना पता है कि कितनी क्वांटिटी में आएगा। अभी तो एक शिपमेंट की बात हुई है, ये क्या मुसलसल होएगा? आई थिंक जब तक ये वाली डिटेल्स नहीं आती तो इसकी इम्पैक्ट को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। साथ में अगर सुलैरी साहब मैं आपसे जानना चाहूँ कि अक्टूबर के अंदर आम इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए कांटों का सेज होगा माशी जो चैलेंज है उसको पूरा करना। क्या क्या अहदाफ होंगे और मुस्तकिल हल आपके ख्याल में है क्या? क्योंकि आर्टिफिशियली हम देखते हैं कि 6 महीने 1 साल की पॉलिसीज़ होती हैं जो कि कोलैप्स कर जाती हैं और बिलाखिर आवाम को महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुस्तकिल हल क्या है? देखिए, ना तो हमारे जो मुआशरत के चैलेंजेस हैं वो अननोन है, ना उनके हल अननोन है। ये पिछले 10-15 सालों से एक जैसे चैलेंज है और एक जैसे हल है। हमारे चैलेंजेस क्या हैं? हमारे चैलेंजेस ये है कि हमारी आमदनी कम है, जहाँ से हमें टैक्स लेना चाहिए वहाँ से हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे। खा वो रियल स्टेट है, वो आपके ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं, या वो हमारे एग्रीकल्चर से इनकम होती है, या जो हमारी सर्विसेज मेजर है उनसे। और जब हम अपने एक्सपेंडिचर साइड को देखते हैं तो आपके इकॉनमी में ब्लैक होल्स हैं। आप देखिए जो 212 के लगभग हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है जो कि खसारे में चल रही हैं। उसी तरीके से 18वीं तरमीम के बाद भी वो तमाम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है वो किसी न किसी शक्ल में वफाकी सतह पर मौजूद हैं, जिनको के सूबों को ट्रांसफ़र किया गया और जिनके पैसे भी सूबों को दिए जाते हैं। पेंशन का एक और जारी खर्चा जो है बढ़ता चला जा रहा है और आइंदा आने वाले सालों में वो तनख्वाह से एक्सीड कर जाएगा। एनर्जी सर्कुलर रेट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लेकिन ये ऐसे फैसले हैं जो कि हमेशा सियासत की नज़र हुए हैं। ये नहीं कि इस हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत में। तो शौकत अजीज के ज़माने से लेके आपको याद होगा जब स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई और उसके बाद कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तो उसके बाद से देख लें कि वो चैलेंजेस जो हैं वो भी मुस्तकिल हैं, उनके सोल्यूशन भी सबको मालूम है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल विल चाहिए ये तमाम एक्शन लेने की, वो पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है। ये हमारी मुआशरत हमेशा सियासत की नज़र होती रहती है।